हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे जो हमने आपके लिए वीआईटी ट्रिपल ई के लिए सीरीज स्टार्ट करी थी, जहां पे मैंने आपको बताया था कि हम आपके जो सैंपल पेपर्स जो कि ऑफिशियली रिलीज हुए, साथ ही साथ हमारे जो पिछले सालों में कुछ स्टूडेंट्स ने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड करे, वो सब चीजें जो है हम इस सीरीज में आपके लिए डिस्कस करेंगे। क्योंकि इससे जो है हमें आइडिया लग जाता है कि आपके जो है चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये एक जो है आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो आज जो है हम पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम केमिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सभी जो है आपके 2020 या फिर ऐसे कुछ सैंपल पेपर्स के अंदर जो है पूछे गए। इससे पहले मैथ्स में आपके लिए जो है ऑलरेडी एक वीडियो रिलीज हो चुका है। अगर आपने चेक नहीं किया था तो इसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। जरूर से उस वीडियो को यहाँ पे चेक करिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि वीआईटी ट्रिपल ई 2024 के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, और इस लास्ट टाइम के अंदर अगर आप अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पे बूस्ट देना चाहते हैं तो आपके लिए हमने जो है बूस्टर पैकेज को यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको जो है वो सब चीजें मिल जाती है जो कि आप जेई के दौरान उतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, है ना। एप्टीट्यूड और इंग्लिश सेक्शन पे आप फोकस नहीं कर पाते, तो इसके जो है आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स जिसके थ्रू आप अपनी स्पीड को काफी हद तक इंप्रूव कर पाओगे, और भी जो है कई सारे रिसोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कोर्स डिटेल्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। जरूर से इस कोर्स को चेक करिएगा, जो कि आपकी वीआईटी ट्रिपल ई की प्रिपरेशन को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकता है। एंड स्पेशल थिंग ये है कि the complete course is available in English language. So especially the students who are from South region who face difficulty in understanding हिंदी, उनके लिए कोर्स जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो इस कोर्स को आप जरूर से चेक कर सकते हैं। प्रोसीजर आप सभी के सामने। अब यहाँ पे जो है हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो इसके अंदर पूछा गया है, एज पर द बोर्स मॉडल द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ डबली आयनाइज्ड लिथियम एटम इज। ठीक है, ये चीज जो है आपको इस क्वेश्चन के अंदर देके रखी है। तो यार ये जो है ना बोर्स मॉडल का सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब बोर्स मॉडल में जो है आपको 4 से 5 फॉर्मूलेस डायरेक्टली यहाँ पे याद रहना चाहिए। अगर आपने उनको याद कर लिया तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है बहुत आराम से निपटा सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको जो है फॉर्मूलेस बता दे रहा हूँ, ये आपको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रहना चाहिए, क्योंकि इसी पे जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, ये जो है आपको क्लियरली यहाँ पे फॉर्मूला 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक है, एमस्ट्रॉन्ग के अंदर जो है यूनिट्स आपका रहता है, तो ये याद रहना चाहिए। फिर वीएन हो गया 2.165 इंटू 10 की पावर 6 जेड बाय एन मीटर पर सेकंड, है ना। जेड आपका क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर हो जाता है, एन जो कि आपका ऑर्बिट यहाँ पे दिया हुआ है। फिर ऐसे ही जो है आपको एनर्जी डिफरेंस का यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, यूनिट्स जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपको क्या दिया है, ईवी में दिया है तो ये रखना है, जूल्स में है तो ये रखना है ना। तो उस हिसाब से जो है आपको आंसर निकालना है। और लास्ट में जो है वेव नंबर। तो ये सभी जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और रेडबर्ग कांस्टेंट की जो है वैल्यू यहाँ पे याद रहनी चाहिए। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें जो है सिंपल सा वही चीज थी, आपको जो है यहाँ पे एनर्जी पूछी थी। वो देखिए यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर दी है, तो हमें जो है फॉर्मूला भी उस हिसाब से यूज करना पड़ेगा। तो ई एन आपका जो है यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, 13.6 1 बाय एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन टू स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। अब जेड की वैल्यू यहाँ पे 3 देके रखी है, तो इंटू 9 सीधा सीधा कर दो। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड, यहाँ पे ग्राउंड से अगर आपको हटाना है तो n1 जो है अपन को सिंपली क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। और हटाना है फिर जो है सीधा इंफिनिटी, तो यहाँ पे 1 माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर वो क्या रहेगा, 1 बाय इंफिनिटी हो गया 13.6। तो 1 बाय इंफिनिटी आपका क्या हो गया, 0। तो 13.6 इंटू 9 जो है हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो है डायरेक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें सीधे से समझ में आ रहा है कि 130 के आसपास रहेगा। तो ऑप्शन डी जो है वही एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो सीधा जो है टिक कर सकते हैं आंसर। तो ये याद रखिएगा, एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शंस दूर दूर दिख रहे हैं तो हम जो है थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन दिमाग में ले सकते हैं कि हाँ भाई 13.6 इंटू 10 136 होता है, तो उससे ही थोड़ा सा जो है यहाँ पे कम जाएगा, 13.6 उसमें से माइनस कर दो तो 122.4 रहेगा, है ना। तो ये जो है यार लॉजिकल ट्रिक्स रहती है जो कि आपको दिमाग में सेट रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एक्सी इन XeF4s, ये जो है क्वेश्चन पूछा। अब कई स्टूडेंट्स को ना ये दिमाग में रहता है कि भाई आपका जो केमिकल बॉन्डिंग है वो सिलेबस के अंदर दिया ही नहीं है। मैं आपको जो यहाँ पे क्लियरली एक चीज बता दूं, फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन खोलोगे, आखिरी में एक लाइन दी है, केमिकल बॉन्डिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्विंग sp एंड d ऑर्बिटल्स। तो ध्यान रखना भाई इस चीज का, हाइब्रिडाइजेशन है आपका यहाँ पे, केमिकल बॉन्डिंग भी जो है देख के रखा है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहेगा, सिलेबस में दिया है, बस अच्छे से सिलेबस को हमें जो है समझना रहता है। तो एक वीडियो में आपके लिए ऑलरेडी डाल चुका हूं जहां पे हमने जो है सिलेबस को अच्छे तरीके से समझा था। चलिए, तो अब जो है यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो बेसिकली यार इसके लिए ना एक सिंपल सा ये चार्ट याद कर लो, सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगी, कहाँ पे क्या जो है आपका हाइब्रिडाइजेशन रहने वाला है। ठीक है, तो देखो बेसिक सी जो इसकी टेक्निक रहती है ना वो ये रहती है, आपको जो है एक्सी जेनॉन की अगर हम बात करें, ये आपका जो है सेंट्रल एटम रहने वाला है। तो इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, इसके आसपास जो है आपके यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं।
ठीक है। अब जो है यहाँ पे फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो टोटल 4 फ्लोरीन जो है यहाँ पे बॉन्ड पेयर आपके बना रहे होंगे। तो फ्लोरीन को अगर हमने जो है यहाँ पे 4 इससे जोड़ दिया तो बचेंगे कितने आपके, जो है सिंपली 2 यहाँ पे लोन पेयर रह गए। तो इनको जो है इस तरीके से आप दिखा दो, सीधा सीधा हाइब्रिडाइजेशन ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sp3d2। और हमको ये भी समझ में आ रहा था कि टोटल 4 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। तो ये चीज जो है हम चार्ट में भी देख सकते हैं, जैसे कि sp3d2। अब भाई लोन पेयर जो है इसके अंदर है तो 2 लोन पेयर यानी कि स्क्वायर प्लेनर रहने वाला है, तो XeF4 जो है एग्जांपल में भी दिया है। तो अच्छे से जो है चार्ट को यहाँ पे समझ लेना, ठीक है। आपको जो है इससे मतलब क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जाता है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के लिए यही चीज इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, एंगल रिलेटेड पूछ लिया गया, कौन सी भाई ज्योमेट्री है, कुछ भी जो है क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो मेरे हिसाब से टाइप आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब जो है एक क्वेश्चन और अगर हम यहाँ पे देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस इंक्रीज इन एंट्रोपी। थर्मो का भाई क्वेश्चन है। अब देखो एंट्रोपी आपको सबसे पहले तो भाई क्लियर मतलब पता होना चाहिए, एंट्रोपी का मतलब क्या रहता है। तो एंट्रोपी मतलब जो है रैंडमनेस, ठीक है, रैंडमनेस बढ़ना। अगर एंट्रोपी बढ़ रही है मतलब कि रैंडमनेस बढ़ना, या फिर हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल डिसऑर्डर जो है वो बढ़ना, ये दोनों में से एक चीज। तो खुद सोच के देखो, अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर में बात करें तो भाई सॉलिड में जो है यहाँ पे एंट्रोपी, अगर हम बात करें तो जैसे ही हम जो है लिक्विड स्टेट में जाएंगे तो वहां पे आपकी एंट्रोपी बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ जाती है। गैसेस में अगर बात करें तो और ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें जो है एक ऑर्डर तो ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज है कि भाई जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उस हिसाब से जो है यहाँ पे रैंडमनेस और ज्यादा बढ़ेगी, है ना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जो है इस टाइम पे भी आपकी जो है एंट्रोपी बढ़ते हुए हमें देखने को मिल जाती है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो दो अगर ये चीजें आपको पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर सकते थे। अ लिक्विड क्रिस्टलाइजेस इनटू अ सॉलिड, मतलब कि जो है लिक्विड से हम सॉलिड पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब एंट्रोपी तो आपकी डिक्रीज हो रही है ना। तो ये जो है ये आंसर नहीं हो सकता। वाटर वेपर कंडेंसेशन इनटू लिक्विड, मतलब गैस से लिक्विड में आ रहे हो, तो इसमें भी जो है आपकी एंट्रोपी यहाँ पे सॉरी डिक्रीज हो रही है, तो ये भी जो है आपका यहाँ पे गलत हो गया। फिर डीकंपोजिशन ऑफ NaHCO3 एट 102 डिग्री सेल्सियस। तो भाई यहाँ पे डीकंपोजिशन हो रहा है मतलब कि ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना, NaHCO3। तो सीधा सीधा यहाँ पे एंट्रोपी जो है इंक्रीज होगी, मॉलिक्यूल डिसऑर्डर यहाँ पे बढ़ रहा है या फिर रैंडमनेस बढ़ रही है। फिर जो है आखिरी वाला भी आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रही है एंट्रोपी, तो वो भी जो है आपका यहाँ पे गलत है। तो सी ऑप्शन जो है आपका सही रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा यार, बीआईटी ट्रिपल ई में इजी क्वेश्चंस रहते हैं, बस अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहनी चाहिए। जैसे बोर्ड्स मॉडल में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला पता था तो हो जाता। तो बाकी जो फॉर्मूले उसके अंदर आते हैं चैप्टर में उनको अच्छे से करके चले जाइए। हाइब्रिडाइजेशन के लिए चार्ट मैंने आपको बता दिया कि ये चार्ट में जो है आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कैसे जो है हमें इसको इंटरप्रेट करना है, तो क्वेश्चन बन जाता। यहाँ पे जो है सिंपल सा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन था, ये हमने कर लिया। तो जो है आप यार अच्छे से प्रैक्टिस करिए, सारे क्वेश्चंस जो है हमसे यहाँ पे बन सकते हैं और ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। साथ ही साथ अगर आप जो है बीआईटी ट्रिपल ई के साथ बिटसेट की भी एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पे जो है हमारा सफल बैच आपके लिए लॉन्च हुआ है, जिसका ओरिएंटेशन सेशन जो है आपका कल यहाँ पे हेल्ड होगा। तो अगर आपने इस कोर्स को चेक नहीं किया है तो इसकी जो लिंक वो भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो जरूर से यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। और कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है तो आप गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यार ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। हम और भी जो है आपके लिए इस सीरीज के अंदर वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपके प्रिपरेशन को एक अच्छा खासा बूस्ट मिलते रहे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।